गाइज आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पाताल लोक सीरीज का सीजन 1। तो चलिए एपिसोड नंबर 1 से शुरू करते हैं। गाइज सीरीज के स्टार्टिंग में हमें इंस्पेक्टर हाथीराम दिखाए जाते हैं, जो कि अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर अंसारी को बता रहे होते हैं कि इस दुनिया में 3 लोक होते हैं, स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक। और वो बताते हैं कि स्वर्ग लोक वो है जहाँ सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, धरती लोक पर मिडिल क्लास और पाताल लोक में गरीब लोग। तभी उनके पास एक कॉल आता है उनके ऑफिस से और उन्हें बताया जाता है कि कहीं पर कोई झगड़ा हो गया है, तो उस झगड़े को शांत करवाते हैं वहाँ जाकर। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक वेटर एक रूम के बाहर खाना लेकर जाता है, लेकिन वो लड़का उससे खाना लेने के लिए मना कर देता है। और जब वो लड़का अंदर आकर देखता है तो उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बहुत सारा पानी पी रहा होता है। फिर वहीं पर हम देखते हैं उसी होटल का एक और कमरा, जिसके अंदर एक लड़का डक पर कार्विंग करके एक लड़की को देता है। वो लड़की वो कार्विंग ले लेती है और वो चारों एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में। वहीं पर हम देखते हैं कि जब वो लोग अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे होते हैं तो पुलिस वाले उनका पीछा करने लगते हैं। जब वो लोग ये देखते हैं कि पुलिस उनका पीछा कर रही है तो वो अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ भगाने लगते हैं। ये देखकर पुलिस वाले भी उनका पीछा काफ़ी तेज़ी से करने लगते हैं और एक ब्रिज पर पुलिस अपनी गाड़ी को उनके आगे लगा देती है। इससे उनकी स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस उन्हें सरेंडर करने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि ब्रिज पर एक मीडिया वैन भी है, जो कि वहीं पर अपने लाइव फुटेज कवरेज करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले उन चारों को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं और उनका एनकाउंटर भी करना चाहते हैं। लेकिन जब डीसीपी भगत ये देखते हैं कि वहाँ पर मीडिया वाले भी हैं तो वो उनका एनकाउंटर नहीं करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन चारों में से एक लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो एक वैन के ऊपर जाकर अपनी जेब से एक फ़ोन निकालता है और उसे यमुना नदी में फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इंस्पेक्टर हाथीराम अपनी टीम के साथ आते हैं और डीसीपी भगत को बताते हैं कि ये एरिया उनके थाने जमुना पार के अंडर आता है। तभी डीसीपी भगत इंस्पेक्टर हाथीराम को बोलते हैं कि आप इन चारों को अरेस्ट करने का प्रोसीजर स्टार्ट करो। तो इंस्पेक्टर हाथीराम उन चारों को अरेस्ट करते हैं और अपने थाने में ले आते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि वो जो 3 लड़के होते हैं उनसे एक कांस्टेबल पूछताछ करता है, लेकिन वो उस कांस्टेबल को कुछ भी नहीं बताते हैं, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं बताते हैं। तो वो कांस्टेबल उन्हें वहाँ पर मारने लगता है। तभी वहाँ पर सब इंस्पेक्टर अंसारी आते हैं और कांस्टेबल को ऐसा करने से रोकते हैं। और सब इंस्पेक्टर अंसारी जब उनकी तलाशी लेते हैं तो एक लड़के की जेब में उसका पर्स मिलता है और उसके अंदर उसका आइडेंटिटी कार्ड भी मिलता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो वो लड़की थी उसकी पूछताछ एक महिला कांस्टेबल कर रही होती है और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन महिला कांस्टेबल उसको कपड़े उतारने के लिए बोलती है और उसकी पूरी चेकिंग करती है। फिर हम देखते हैं कि डीसीपी भगत उस थाने के मेन इंचार्ज विर्क को बता रहे होते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी करेंगे। इसके बाद वो लोग इंस्पेक्टर हाथीराम को पूरी ब्रीफिंग देते हैं और इंस्पेक्टर हाथीराम उनसे सारी जानकारी पाने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम दिल्ली के काफ़ी मशहूर पत्रकार संजीव मेहरा को देखते हैं, जो कि काफ़ी टेंशन में अपने दोस्त के साथ बैठे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि उनके बॉस उन्हें अपनी जॉब से फायर कर रहे हैं। तभी वो लोग न्यूज़ में देखते हैं कि 4 लोग जो कि संजीव मेहरा का मर्डर करने के लिए आए होते हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये देखकर संजीव मेहरा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के कांस्टेबल में उन चारों में से 3 का नाम तो पता कर लिया होता है, लेकिन एक का नाम अभी भी उन्हें पता नहीं होता है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने जूनियर एसआई अंसारी को बोलते हैं कि तुम इन चारों की हिस्ट्री निकलवाओ। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि संजीव मेहरा का दोस्त संजीव मेहरा को बोलता है कि ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो तुम इस पर लाइव रिपोर्टिंग करो, लेकिन संजीव मेहरा इसके लिए मना कर देते हैं। तो संजीव मेहरा का दोस्त उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं संजीव मेहरा की वाइफ को, जिसे एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। जब वो बाहर अपने डॉगी सावित्री को खाना खिलाने के लिए आती है तो वो देखती है कि उसे मीडिया वालों ने घेर लिया है, तो उसे एक एंजाइटी अटैक आता है और वो अंदर चली जाती है और वो तुरंत अपने पति संजीव मेहरा को कॉल करके सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। वहीं पर हम देखते हैं संजीव मेहरा जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि मीडिया वालों ने उसके घर को घेर रखा है। इसी वजह से वो अपने घर ना जाकर वापस बार में चला जाता है और बार में जाने के बाद उसे अपनी कलीग सारा मैथ्यू मिलती है, जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है। फिर अगले सीन में हम इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को उनकी वाइफ खाना खिला रही होती है और हाथीराम चौधरी के सर पे चंपी भी करती है। फिर अगले दिन जब हाथीराम चौधरी अपने थाने वापस जाते हैं तो उनके सीनियर उन्हें ब्रीफ करते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें संजीव मेहरा की सिक्योरिटी में 2 गार्ड लगाने होंगे। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी संजीव मेहरा के घर जाते हैं और संजीव मेहरा को बताते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2 गार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये आपके साथ रहेंगे। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी संजीव मेहरा से पूछते हैं कि आपको किसी पर शक हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन संजीव मेहरा इसके लिए मना कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उन चारों को जो कि संजीव मेहरा का मर्डर करने के लिए आए थे, उन्हें जज के सामने पेश किया जाता है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी जज को बताते हैं कि इनमें से एक लड़के ने अपना नाम नहीं बताया है। तभी वो लड़का बोलता है और वो बोलता है कि मेरा नाम विशाल त्यागी है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी जब अपने घर आते हैं तो वो अपने बेटे की मार्कशीट देखते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि उनका बेटा तो फेल हो गया है। फिर जब वो अपने बेटे से इसका कारण पूछते हैं तो उनका बेटा कोई भी जवाब नहीं देता है और हमें पता लगता है कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और उनके बेटे की बहुत कम बनती है।
फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को उनके जूनियर सब इंस्पेक्टर अंसारी का फ़ोन आता है और वो उन्हें बताता है कि मैंने इन चारों की हिस्ट्री निकलवा ली है और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को जल्द से जल्द थाने आने के लिए बोलता है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी जब थाने पहुंचते हैं तो एसआई अंसारी उन्हें बताते हैं कि जो चौथा लड़का जो कि इनका बॉस है, जिसका नाम विशाल त्यागी है, वो हथौड़ा त्यागी के नाम से भी फेमस है और चित्रकूट का एक काफ़ी ज़्यादा फेमस गैंगस्टर है। और वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को ये भी बताते हैं कि अभी तक ये 45 मर्डर कर चुका है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हथौड़ा त्यागी को जो अपने हाथ ऊपर करके दिखाता है और फिर हम देखते हैं कि उसका एक अंगूठा गायब है और फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म होता है। गाइज अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पाताल लोक सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2। इस सीजन के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी जो नदी के अंदर फ़ोन ढूंढ रहा होता है उसे फ़ोन नहीं मिलता है, तो सब इंस्पेक्टर अंसारी उसे कहते हैं कि तुम फ़ोन ढूंढते रहो। इसके बाद सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का बेटा स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसे कहते हैं कि वो उसे स्कूल छोड़ देंगे, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर अपने घर से चला जाता है। इस बात पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी ड्यूटी पर जाने लगते हैं। तभी वो बाहर आकर देखते हैं कि उनकी वाइफ का भाई उनके घर आया होता है और उनकी वाइफ उन्हें बाहर लाकर टिफिन देती है। इसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के थाने के अंदर विशाल त्यागी को काफ़ी मारा जाता है और उससे पूछा जाता है कि उसे संजीव मेहरा के मर्डर का काम किसने दिया था, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता है। उसके बाद हम देखते हैं जो लड़की इन तीनों के साथ पकड़ी गई थी उसका नाम मैरी लिंगडो होता है। उससे भी एक महिला कांस्टेबल पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि वो किसके कहने पर संजीव मेहरा का मर्डर करने के लिए आए थे, लेकिन उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। तो वो उसे मना कर देती है कि उसे नहीं पता है कि वो किसके कहने पर ये करने आए थे, उसे तो सिर्फ और सिर्फ तीनों के साथ रहने के पैसे मिले थे। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर हाथीराम और अंसारी उस होटल में जाते हैं जहां ये चारों लोग रुके थे। वहां जाकर वेटर से उन्हें जानकारी मिलती है कि जो त्यागी है वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और कह रहा था कि जब तक उसकी मास्टर जी से बात नहीं होगी तब तक वो ये काम नहीं करेगा। और वहीं पर वो उन्हें ये भी बताता है कि तोप सिंह को सिगरेट पीने की काफ़ी बुरी लत है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और अंसारी तोप सिंह के पास सिगरेट लेकर जाते हैं और उसे ऑफर देते हैं कि वो सरकारी गवाह बन जाए और सब कुछ सच सच बता दे। लेकिन तोप सिंह सिगरेट तो पी लेता है पर सरकारी गवाह बनने के लिए मना कर देता है। तभी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को उसके हाथ में एक टैटू दिखता है, तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उस टैटू के बारे में पूछते हैं। तो तोप सिंह इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताता है कि ये टैटू चाकू का है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसे आगे बुलाते हैं और उसे मारने लगते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और अंसारी दोनों बाहर आ जाते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है संजीव मेहरा अपने बॉस सिंह के पास बैठा होता है और सिंह उसे कह रहा होता है कि जब चैनल तुम्हारे अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो तुम्हें चैनल को छोड़ देना चाहिए और तुम अपनी जॉब से रिजाइन कर दो, क्योंकि चैनल को संभालने के लिए अभी बहुत लोग बाकी हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कबीर एम को, जो कि विशाल त्यागी और तोप सिंह के साथ पकड़ा गया था। और कबीर एम हिंदू होने का झूठा नाटक कर रहा था जबकि वो एक मुसलमान था और उसकी जेब से एक सर्टिफिकेट मिलता है सरकमसिजन का, यानी कि खतने का। जब इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को ये पता लगता है कि ये झूठ बोल रहा है तो वो उसे काफ़ी गंदे तरीके से मारते हैं और उसे बोलते हैं कि या तो वो सरकारी गवाह बन जाए वरना वो उसे मार मार कर अधमरा कर देंगे। फिर उसके बाद एसआई अंसारी उसके पास आते हैं और उसे एक पेज पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसे उर्दू पढ़ना नहीं आती है। तो एसआई अंसारी उसे पढ़कर बताते हैं कि उस पेज में लिखा हुआ है कि अल्लाह अपने नेक बंदों का ही साथ देता है। फिर उसके बाद कबीर अहम उनका गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें सब कुछ सच सच बताने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर कबीर अहम उन्हें बताता है कि तारिक नाम के एक बंदे ने उसे ये काम करने के लिए दिया था। तारिक ने उसे कहा था कि उसे दिल्ली के बाहर से एक गाड़ी चुरा कर लानी है और उसमें इन 3 लोगों को घुमाना है 3-4 दिन के लिए दिल्ली के अंदर। फिर कबीर अहम एक स्कॉर्पियो चोरी करता है और उसमें इन तीनों को घुमाने लगता है और वो बताता है कि ये लोग 3-4 दिन से संजीव मेहरा का पीछा कर रहे थे और जिस फ़ोन को तोप सिंह ने नदी के अंदर फेंका है उस फ़ोन के अंदर इन्होंने संजीव मेहरा की काफ़ी सारी वीडियोस भी निकाली हैं। ये सब जानने के बाद एसआई अंसारी तारिक का पता लगाते हैं और उसके एड्रेस का भी पता लगाते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि तारिक एक गैरेज संभालता है। तभी वो तारिक के गैरेज पर जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें पता लगता है कि तारिक ने तो 3-4 दिन से अपना गैरेज नहीं खोला है। फिर ये सारी जानकारी एसआई अंसारी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को आके बताते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो चित्रकूट जाएं और जाकर हथौड़ा त्यागी का हिस्ट्री निकलवाएं। फिर उसके बाद वो डीसीपी भगत के पास जाते हैं और डीसीपी भगत को पूरा ब्रीफ करके समझाते हैं कि उसका चित्रकूट जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो हथौड़ा त्यागी की हिस्ट्री के बारे में पता लगा सके कि वो किसके लिए काम करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि संजीव मेहरा पुलिस स्टेशन आ जाता है और उसके सामने उन चारों को भी पेश किया जाता है और संजीव मेहरा से पूछा जाता है कि क्या वो इन चारों में से किसी को भी जानता है, तो संजीव मेहरा मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ, जो कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का बेटा है, वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और वहाँ पर सब उसी की बेइज्जती करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने बेटे को लेने के लिए उसके स्कूल पहुंच जाते हैं और सिद्धार्थ को कहते हैं कि आज वो उसे घर छोड़ देंगे, लेकिन तभी इंस्पेक्टर हाथीराम की जीप के अंदर कुछ दिक्कत हो जाती है और वो स्टार्ट नहीं होती है। तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी बाहर आकर उसे देखते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी एसआई अंसारी का उन्हें फ़ोन आता है और वो बताता है कि मैरी लिंगडो को रेलवे स्टेशन के पास एक शॉप है
वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आते थे, तो आप वहाँ जाकर कुछ देख लीजिए ताकि कुछ पता लग सके इस केस के बारे में। तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उस चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं, और जब वो देखते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, तो सिद्धार्थ उनकी गाड़ी के अंदर नहीं होता है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उस शॉप पर जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। फिर हम देखते हैं कि एसआई अंसारी ने तारिक के चाचा के घर का पता लगा लिया होता है, तो वो तारिक को वहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं। तो तारिक के चाचा बोलते हैं कि तारिक तो यहाँ नहीं है, लेकिन तभी नीचे एक बच्चा होता है, वो बोलता है कि तारिक तो यहीं पर है, आप अंदर जाकर देख लीजिए। तो एसआई अंसारी और उनकी टीम जब ऊपर जाकर देखती है, तो तारिक छत से कूद जाता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर एसआई अंसारी उसका काफ़ी पीछा करते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है। फिर एसआई अंसारी वहीं पर खड़ी हुई एक बाइक को उठाते हैं और उससे उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन उसका पीछा करते वक्त उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और तारिक वहाँ से भाग जाता है। फिर जब ये सारी चीज़ें इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को पता लगती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एसआई अंसारी के आगे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि आप आगे से कोई गलती ना करें, मुझे मेरा केस खुद को हैंडल करने दें, मुझे पहली बार कोई बड़ा केस मिला है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि संजीव मेहरा अपनी कलीग सारा मैथ्यू के घर आए होते हैं और वहीं पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और उसके दोस्त बियर पी रहे होते हैं। उसके इन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त राजू भैया के पास एक गन भी होती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और राजू भैया से उस गन को लेने के लिए बोलता है, लेकिन राजू भैया उसे बोलते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से एसआई अंसारी आकर मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि तोप सिंह के घर का पता लग गया है और उसके ओनर का भी। तो एसआई अंसारी और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी मिलकर उस घर के ओनर से पूछताछ करने जाते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि वो घर तो तोप सिंह के मामा का है। और तोप सिंह की मामी उन्हें बताती है कि तोप सिंह 6 महीने पहले अपने गांव पंजाब से भागकर शहर आ गया था, क्योंकि उसने कोई खतरनाक काम अपने गांव में कर दिया था। ये जानकारी पाने के बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने सीनियर विर्क के पास जाते हैं और उससे एसआई अंसारी को पंजाब जाने की परमिशन दिलाते हैं, ताकि वो हिस्ट्री निकलवा सके कि तोप सिंह ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से उसे शहर भाग कर आना पड़ा। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एसआई अंसारी और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी बस स्टैंड पर बैठे होते हैं, ताकि एसआई अंसारी पंजाब जा सके और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी चित्रकूट जा सके। फिर वहीं पर एसआई अंसारी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से पूछते हैं कि उनका सीनियर विर्क इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से इतना चिड़ा क्यों रहता है। तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसे बताते हैं कि विर्क की ट्रेनिंग उनके अंडर हुई थी और वो उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाते थे, लेकिन विर्क गोटियां फिट करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर था, इसीलिए वो आज इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का सीनियर बन चुका है। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और एसआई अंसारी दोनों अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं और एसआई अंसारी बस के अंदर बैठकर अपनी यूपीएससी की किताबें पढ़ने लगते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि एसआई अंसारी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो फ़ोन तोप सिंह ने पानी के अंदर फेंका था वो पुलिस को मिल चुका होता है और यहीं पर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। चलिए अब हम एपिसोड नंबर 3 शुरू करते हैं। इसके स्टार्टिंग में हमें विशाल त्यागी की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि 3 लड़के अपने स्कूल जा रहे होते हैं। वहीं पर विशाल त्यागी उनके पीछे से आता है और इन तीनों का हथौड़े से मर्डर कर देता है। इसीलिए विशाल त्यागी को हथौड़ा त्यागी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो हथौड़े से बहुत सारे मर्डर कर चुका है, लगभग 45 मर्डर कर चुका है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि संजीव मेहरा फ़ोन पर किसी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि चित्रकूट में अगर वो किसी फेमस पत्रकार को जानते हैं तो उनसे उनका कांटेक्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो विशाल त्यागी के बारे में कोई न्यूज़ जानना चाहते हैं और उसके बारे में पता लगाना चाहते हैं कि वो उनका मर्डर क्यों करना चाहता था। फिर संजीव मेहरा को वहाँ से एक रिपोर्टर का नंबर मिलता है जिसका नाम अमितोष होता है और अमितोष चित्रकूट का एक फेमस पत्रकार होता है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को, जो कि बस में बैठकर चित्रकूट जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास उनके ऑफिस से फ़ोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि जो फ़ोन तोप सिंह ने नदी में फेंका था वो मिल चुका है फाइनली। फिर उसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी चित्रकूट के थाने के अंदर आ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ एसआई अंसारी भी पंजाब पहुंच चुके होते हैं तोप सिंह के गांव। वहां जाकर वो तोप सिंह के घर का पता लगाते हैं और तोप सिंह के चाचा महिपाल से मिलते हैं और महिपाल से पूछते हैं कि तोप सिंह पहले गांव में रहता था लेकिन वो गांव छोड़कर क्यों भाग गया। फिर तोप सिंह के चाचा महिपाल एसआई अंसारी को पूरी बात बताते हैं और उन्हें बताते हैं कि तोप सिंह को पहले उनके पापा बहुत ज़्यादा मारा करते थे बेवजह शराब पीकर। इसी बात को लेकर तोप सिंह उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और इसके अलावा गांव की ऊंची जाति के लोगों के बच्चे भी तोप सिंह को ताने सुनाते थे और उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाया करते थे और मारते भी थे। इन सभी चीज़ों को लेकर तोप सिंह काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता था और काफ़ी परेशान भी रहता था। फिर तोप सिंह फाइनली डिसीजन बनाता है कि वो इन गाँव के लड़कों को नहीं छोड़ेगा और उनसे कैसे भी करके बदला लेगा। फिर इसी बात को लेकर तोप सिंह अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और फाइनली हथियार चलाना भी सीख जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तोप सिंह एक दिन अपनी साइकिल से गांव जा रहा होता है, लेकिन तभी ऊंची जाति के लोगों के लड़के उसे सामने से आकर रोक लेते हैं
इसी बात को लेकर तोप सिंह की उनसे बहस हो जाती है और तोप सिंह को वो काफ़ी ज़्यादा गालियाँ सुनाने लगते हैं और तोप सिंह को कहते हैं कि वो अपनी पैंट उतारे और कपड़े भी उतारे। इसी बात को लेकर तोप सिंह उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी जेब से चाकू निकालकर उन तीनों को मारने लगता है। ये देखकर वो तीनों लड़के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनमें से 2 लड़के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक जो कि गाँव के सरदार का लड़का होता है उसे तोप सिंह नहीं छोड़ता है और उसे काफ़ी गंदे तरीके से मारता है। फिर गाँव के सरदार का लड़का कहता है कि तोप सिंह या तो तू मुझे छोड़ दे वरना मेरा बाप तुझे नहीं छोड़ेगा। इस बात को लेकर तोप सिंह को और ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो उसे और ज़्यादा मारने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तोप सिंह जब अपने घर आता है तो उसके चाचा उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसे कहते हैं कि तू गाँव छोड़कर भाग जा वरना ऊंची जाति के लोग तुझे यहीं पर जान से मार देंगे। और तोप सिंह की माँ तोप सिंह को कहती है कि लौट कर वापस कभी इस गाँव में मत आना। और फिर हम देखते हैं कि ऊंची जाति के लोग सभी तोप सिंह के घर आ जाते हैं और वो तोप सिंह को मारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि तोप सिंह को तो उसके घर वालों ने भगा दिया है। इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तोप सिंह के चाचा को मारने लगते हैं और वो सभी तोप सिंह के परिवार से बदला लेने के लिए तोप सिंह की माँ के साथ रेप करते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तोप सिंह के चाचा और पिताजी काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं और फाइनली तोप सिंह अपना गांव छोड़कर भाग जाता है। और तोप सिंह के चाचा एसआई अंसारी को ये बताते हैं कि तोप सिंह दिल्ली के अंदर अपने मामा के यहाँ काम करता था और उसने बिजनेस को भी काफ़ी अच्छा रन किया था, लेकिन उसकी लाइफ में एक लड़की आती है चंदा नाम की। उस लड़की के आने के बाद तोप सिंह की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है और वो अपने मामा के बिजनेस को भी ठप कर देता है और जब भी वो अपने घर पर बात करता है तो सिर्फ चंदा की ही बात करता है। ये सारी जानकारी पाने के बाद एसआई अंसारी वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद हम इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को देखते हैं जो कि चित्रकूट के एक थाने में बैठे होते हैं और वहाँ के एक इंस्पेक्टर से जानकारी लेते हैं हथौड़ा त्यागी के बारे में। तो वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को कहता है कि हम आपको हथौड़ा त्यागी की फाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। वो फाइल लेने के बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी विशाल त्यागी के घर पर जाते हैं और उनके पिताजी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा विशाल त्यागी ने क्या किया था जिसकी वजह से उसे गाँव छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन हाथीराम चौधरी को विशाल त्यागी के घर से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं सारा मैथ्यू को जो कि संजीव मेहरा की कलीग है। वो संजीव मेहरा से फोन पर बात करती है और संजीव मेहरा को बताती है कि उसने विशाल त्यागी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और साथ में उसकी स्कूल फोटो भी निकाल ली है जिसे कि वो आज शाम को अपने टीवी चैनल पर टेलीकास्ट कर सकते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी विशाल त्यागी के स्कूल जाते हैं और विशाल त्यागी के स्पोर्ट्स टीचर से बात करते हैं। फिर विशाल त्यागी का स्पोर्ट्स टीचर जिसका नाम राजवीर गुजर था वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताता है कि विशाल त्यागी दौड़ने में काफी तेज था, वो चाहते थे कि विशाल त्यागी इंडिया के लिए नेशनल्स में जाए। फिर वो बताता है कि विशाल त्यागी का ताऊ विशाल त्यागी के पिताजी की जमीन पर कब्जा करना चाहता था, इसीलिए उसने विशाल त्यागी के पिताजी को डराने के लिए विशाल त्यागी की तीनों बहनों के साथ रेप करवाया और इसी चक्कर में डर कर विशाल त्यागी के पिता ने अपनी पूरी जमीन विशाल त्यागी के ताऊ के नाम कर दी। लेकिन विशाल त्यागी जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था इस बात को लेकर कि उसके ताऊ ने उसकी बहनों के साथ ऐसा किया, इसीलिए उसने अपने ताऊ के तीनों लड़कों का मर्डर कर दिया। फिर ये सारी बात जानने के बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी विशाल त्यागी के स्कूल से चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनका कोई पीछा करने लगता है छुपके। ये बात जब उनको पता लगती है तो वो एक जगह पर छुप जाते हैं और जो उनका पीछा कर रहा होता है उसे पकड़ लेते हैं। तभी जिसे वो पकड़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो उन्हें बताता है कि वो प्रेस से है और उसका नाम अमितोष है और वो चित्रकूट का एक फेमस पत्रकार है और वो उन्हें विशाल त्यागी के बारे में ही इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, इसीलिए उसने उनका पीछा किया। फिर अमितोष इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताता है कि विशाल त्यागी दुनलिया गुजर के लिए काम करता है जो कि चित्रकूट का एक काफ़ी ज़्यादा फेमस डकैत है और वो चित्रकूट के जंगलों में ही रहता है और उसे 4-5 साल से किसी ने भी नहीं देखा है सिवाय उसके 3-4 खास लोगों के। जब वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से बात कर रहा होता है तभी वहां पर 2 लोग आकर उन्हें देखने लगते हैं, पर जाते जाते अमितोष इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताता है कि दुनलिया गुजर का एक भाई भी है जिसका नाम ग्वाला गुजर है। ये सब जानकारी पाने के बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उन 2 लोगों का पीछा करने लगते हैं जो कि उन दोनों को काफी टाइम से देख रहे थे और उनका पीछा करते करते इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी एक शिव मंदिर में आते हैं जहाँ आकर वो पढ़ते हैं एक बोर्ड पर ग्वाला गुजर का नाम। फिर हम देखते हैं कि संजीव मेहरा ने जो भी न्यूज विशाल त्यागी के बारे में निकलवाई होती है उस पर लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए अपने ऑफिस में आ जाते हैं और उनका पूरा स्टाफ लाइव रिपोर्टिंग की तैयारी करने लगता है। और फाइनली संजीव मेहरा लाइव आकर सब लोगों को बताते हैं कि विशाल त्यागी एक काफी ज्यादा फेमस गैंगस्टर है जिसे किसी ने उनका मर्डर करने के लिए हायर किया था और विशाल त्यागी अभी तक पूरे 45 मर्डर कर चुका है। और जब ये पूरी न्यूज डीसीपी भगत देखते हैं तो वो तुरंत इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये न्यूज तो एक कॉन्फिडेंशियल न्यूज थी, ये कैसे लीक हो गई। इस चीज को लेकर हाथीराम चौधरी उनसे बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता है कि कैसे लीक हुई है और इसी के साथ सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। चलिए अब हम एपिसोड नंबर 4 शुरू करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का ट्रेन के अंदर बैठकर रो रहा होता है। तभी वहां पर बैठी हुई एक आंटी उस बच्चे को रोते हुए देखती हैं और उस बच्चे से पूछती हैं कि वो क्यों रो रहा है। तभी वहां पर एक दूसरा लड़का ट्रेन के अंदर चढ़ता है और उस आंटी की सीट से उस आंटी का पर्स वहां से चुरा लेता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उन आंटी का छोटा लड़का
वो चिल्लाता है और बोलता है कि मम्मी वो लड़का आपका पर्स लेकर भाग रहा है। तो वो आंटी उस लड़के का पीछा करने लगती हैं, लेकिन वो लड़का तब तक वहाँ से पर्स लेकर भाग चुका होता है और जो लड़का सीट पर बैठकर रो रहा था वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिस लड़के ने आंटी का पर्स चुराया और जो लड़का सीट पर बैठकर रो रहा था वो दोनों साथी थे और उन दोनों ने मिलकर प्लानिंग से आंटी का पर्स चोरी किया था। और वो दोनों जाकर आंटी का पर्स खोलते हैं और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें निकालते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो छोटा लड़का बैठकर सीट पर रो रहा था वो उन आंटी के पर्स में से निकले हुए मेकअप से मेकअप करने लगता है और इसे मेकअप करते हुए देखकर उसका दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके अगली सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी जो कि चित्रकूट से वापस आ चुके होते हैं वो पुलिस हेडक्वार्टर में वापस आते हैं और डीसीपी भगत जो कि मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनसे आकर मिलते हैं और डीसीपी भगत मीडिया को समझा रहे होते हैं कि ये केस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल था और एक हाई प्रोफाइल केस था, इसी वजह से उन्होंने कोई भी न्यूज़ मीडिया को शेयर नहीं की थी और ना ही उन्हें पता है कि ये सारी न्यूज़ मीडिया को किसने शेयर करी है। फिर बाहर आकर डीसीपी भगत इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से मिलते हैं और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी डीसीपी भगत को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने विशाल त्यागी के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं फैलाई है और ना ही उन्हें पता है कि ये न्यूज़ किस तरह से स्प्रेड हुई है मीडिया के अंदर। ये सब चीज़ें सुनने के बाद डीसीपी भगत इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बोलते हैं कि ये उनके पास आखिरी मौका है, इसके बाद उन्हें बार बार मौका नहीं दिया जाएगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। इसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने थाने में आते हैं और वहाँ उन्हें पता लगता है कि एसआई अंसारी का यूपीएससी मेंस का पेपर क्लियर हो गया है और वो देखते हैं कि एसआई अंसारी विर्क के ऑफिस में खड़े होते हैं और विर्क उन्हें बधाई दे रहा होता है। फिर एसआई अंसारी बाहर आकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से मिलते हैं और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताते हैं कि ये खबर उन्होंने इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताने के लिए सबसे पहले उनके पास फ़ोन किया था, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ होने की वजह से ये खबर उन्हें सबसे पहले नहीं दे पाए। इसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अंसारी को बधाई देते हैं और वो देखते हैं कि उनके ऑफिस में जो डेली चाय देने वाला आता है उसकी जगह पर आज कोई और आया है। तो वो उससे पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो बताता है कि जो पुराना चाय वाला है वो छुट्टी पर है और उसकी जगह पर वो आया है। इसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी संजीव मेहरा के ऑफिस में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किससे पूछकर विशाल त्यागी की न्यूज़ वायरल करी है। तो संजीव मेहरा इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से कहते हैं कि मीडिया को पूरा राइट है कि वो सारी न्यूज़ को स्प्रेड कर सकती है। इस बात पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी संजीव मेहरा को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि आगे से वो इस केस के बारे में कोई भी न्यूज़ मीडिया में स्प्रेड ना करे जब तक ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता। इसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी वहाँ से चले जाते हैं और जब इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने घर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि उनकी वाइफ का भाई बहुत सारा चाइनीज सामान लाकर उनके घर पर छोड़कर चला जाता है। इस बात से इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि इस सामान को यहाँ से जल्दी हटवाओ। फिर उनकी वाइफ हाथीराम चौधरी से कहती है कि उनका भाई कुछ दिन में ये सामान उठाकर ले जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का लड़का सिद्धार्थ अपने दोस्त राजू भैया के रूम पर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद राजू भैया उससे कहते हैं कि अलमारी के अंदर से सुट्टा निकाल। और जब सिद्धार्थ अलमारी के अंदर से सुट्टा निकालता है तो वो देखता है कि अलमारी के अंदर एक गन रखी हुई है, लेकिन सिद्धार्थ उस गन को अनदेखा कर वहाँ से सिगरेट निकाल लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के थाने के अंदर एक लेडी को लाकर बंद किया जाता है मैरी लिंगडो वाले सेल के अंदर और उसकी मैरी लिंगडो से किसी बात पर लड़ाई हो जाती है और लड़ाई करते वक्त गलती से उसे पता लगता है कि मैरी लिंगडो तो एक ट्रांसजेंडर है। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी बाथरूम के अंदर नहा रहे होते हैं और वो नहा कर जब बाहर आते हैं तब इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के पास उनके थाने से फ़ोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि मैरी लिंगडो कोई लड़की नहीं है, वो एक ट्रांसजेंडर है, यानी कि वो एक हिजड़ा है। इस बात को सुनकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी तुरंत अपने थाने पहुंचते हैं और वहां जाकर वो सबसे पहले मैरी लिंगडो को उस सेल से निकालते हैं और वो मैरी लिंगडो को तोप सिंह, विशाल त्यागी और कबीर अहम के साथ बंद कर देते हैं और वहां पर उससे पूछताछ करने लगते हैं। पर जब मैरी लिंगडो कोई भी जवाब नहीं देती है तो वो उसे काफ़ी बुरे तरीके से मारने लगते हैं और जब वो उसे मारते हैं तो तोप सिंह ये देखकर हंसने लगता है। तो ये देखकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मैरी लिंगडो को गिराकर और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से मारने लगते हैं। जब वो उसे और ज़्यादा तेज़ी से मारने लगते हैं तो तोप सिंह वहाँ पर हंसना बंद कर देता है और वो डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैरी लिंगडो भी बेहोश हो गई है। ये देखकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी वहाँ से चले जाते हैं और सभी को कहकर जाते हैं कि जब मैरी लिंगडो को वापस होश आए तो उनको तुरंत बताएं। फिर कुछ देर बाद मैरी लिंगडो को होश आ जाता है और एसआई अंसारी ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद एसआई अंसारी जाते हैं और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को उठाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैरी लिंगडो को होश आ गया है। फिर उसके बाद में एसआई अंसारी और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी मैरी लिंगडो से पूछताछ करने जाते हैं और वहीं पर उन्हें पुलिस स्टेशन में हो रही पूजा का प्रसाद भी मिलता है। वो प्रसाद लेकर तुरंत मैरी लिंगडो से पूछताछ करने चले जाते हैं और वहाँ जाकर मैरी लिंगडो से पूछते हैं कि या तो वो सच सच बता दे कि वो किसके लिए काम करती है, वरना इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसे मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर देंगे। फिर मैरी लिंगडो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है
और वो उन्हें बताती है कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ इनके साथ रहने के 2 लाख रुपए मिले थे और ये पैसे उसे किसी और ने नहीं, तलरेजा ने दिए थे, जो कि एक दिल्ली का काफ़ी बड़ा बिल्डर है। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी तुरंत तलरेजा से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, लेकिन बीच में उनको विर्क मिल जाता है और विर्क उन्हें बोलता है कि तूने तो बहुत बड़ा रायता फैला दिया है हाथीराम, अब इसे कौन समेटेगा। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी विर्क को समझाते हैं कि उन्हें एक काफ़ी अच्छी लीड मिली है, प्लीज़ वो उस लीड को उसे फॉलो करने दे और वो इस केस को बहुत जल्दी सॉल्व भी कर लेगा। ये सुनने के बाद विर्क उसे कहता है कि तेरे पास बहुत कम टाइम है, इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ले। उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और एसआई अंसारी तलरेजा से मिलने पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद तलरेजा की अकाउंटेंट उन्हें कहती है कि तलरेजा सर अभी बिजी हैं, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठिए, कुछ टाइम के बाद तलरेजा जी आपको बुलाएंगे और उनसे आप मिल सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और एसआई अंसारी को वहाँ पर बैठे हुए काफ़ी घंटे बीत जाते हैं और वो इसी बीच में अपनी नींद भी ले लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उठते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो तलरेजा के अकाउंटेंट से जाकर कहते हैं कि वो इस बार तो तलरेजा से प्यार से मिलने आए थे, लेकिन वो उनसे नहीं मिला, अगली बार वो लौट कर आएंगे और तलरेजा के खिलाफ वारंट लेकर आएंगे। उसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही वो जाकर अपनी जीप स्टार्ट करते हैं, तुरंत उन्हें वहाँ से तलरेजा का फ़ोन आता है और वो उन्हें मिलने के लिए अंदर बुलाता है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और एसआई अंसारी जाकर तलरेजा से मिलते हैं और तलरेजा से पूछते हैं कि उसने मैरी लिंगडो को 2 लाख रुपए किस चीज़ के लिए दिए थे और केवल घूमने के लिए तो कोई किसी को 2 लाख रुपए नहीं देता है। तो तलरेजा उसे कहता है कि उसने कोई पैसे नहीं दिए हैं मैरी लिंगडो को। ये बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का तलरेजा की तरफ शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर एसआई अंसारी के पास एक फ़ोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि तारिक की डेड बॉडी मिली है। तारिक वही है जिसका कि एक गैराज है और उसने कबीर एम को वो कार चोरी करने का काम दिया था। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को ये बात एसआई अंसारी बताते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो आकर देखते हैं कि ये लाश किसी और की नहीं, तारिक की होती है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी तारिक के गले पर पानी गिर कर देखते हैं तो उन्हें गले पर काफ़ी सारे निशान मिलते हैं। इससे इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को कंफर्म हो जाता है कि पहले किसी ने तारिक का गला दबाकर उसको मारा है और उसके बाद उसे नदी के अंदर फेंक दिया है। फिर हम देखते हैं कि संजीव मेहरा एक अवार्ड फंक्शन में आया होता है और वहीं पर उसका बॉस सिंह भी होता है। तो सिंह संजीव मेहरा को पूछता है कि वो कब अपनी जॉब से रिज़ाइन कर रहा है। इस बात पर संजीव मेहरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिंह को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने बार बार उसे परेशान करने की कोशिश करी तो वो सिंह के सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मीडिया को बता देगा। इस बात को लेकर सिंह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि संजीव मेहरा उस अवार्ड फंक्शन के चीफ गेस्ट विक्रम कपूर से आकर मिलते हैं और विक्रम कपूर खुद का एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट करना चाहता है। इस बात को लेकर संजीव मेहरा उनसे मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो उनकी हेल्प कर सकते हैं सिंह का चैनल उन्हें दिलाने में, वो भी काफ़ी अच्छे प्राइजेस में। बस उन्हें उस कंपनी का कुछ % शेयर चाहिए और वो उस चैनल की फेस वैल्यू बनकर रहना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए विक्रम कपूर एग्री हो जाता है और वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि संजीव मेहरा की वाइफ उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है और वहीं पर संजीव मेहरा की वाइफ की मुलाकात संजीव मेहरा की कलीग सारा मैथ्यू से होती है। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और एसआई अंसारी को जो फ़ोन तोप सिंह ने नदी के अंदर फेंका था उसका डेटा मिल जाता है और वो देखते हैं कि इसके अंदर संजीव मेहरा की काफ़ी सारी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं और उसकी फ़ोटोज़ भी हैं। और जब वो उस फ़ोन की कॉल डिटेल्स चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उस फ़ोन से चित्रकूट में बार बार फ़ोन किया जाता था। और उसके अलावा वो देखते हैं कि उसी फ़ोन के अंदर शौकिया का नंबर भी है जो कि तोप सिंह का मामा है। और वो देखते हैं कि इसी फ़ोन के अंदर एक लड़की की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी हैं तोप सिंह के साथ। तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और एसआई अंसारी तोप सिंह के मामा से पूछताछ करने चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि जब उसने पिछली बार कहा था कि उसका तोप सिंह के साथ पिछले 6 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो अभी कुछ दिन पहले तोप सिंह ने उसको फ़ोन क्यों किया था। फिर शौकी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताता है कि ये नंबर उसका है मगर ये नंबर उसके पास नहीं है, उसने पहले अपनी एक रखेल चंदा को ये कॉन्टैक्ट खरीद कर दिया था ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन फिर कुछ दिन बाद चंदा ने उसे छोड़ दिया और वो तोप सिंह की गर्लफ्रेंड बन गई। और जो फोटोज़ उन्होंने देखी हैं तोप सिंह के फ़ोन के अंदर वो भी चंदा की ही हैं, लेकिन उन फोटोज़ के अंदर चंदा का फेस पूरी तरह कवर्ड होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने थाने पर पहुंचते हैं तो उन्हें पूरी मीडिया कवर कर लेती है और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से सवाल करने लगती है कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी की टीम से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि वो एक ट्रांसजेंडर को लड़की समझ ले। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने थाने में आते हैं और वहाँ उन्हें बताया जाता है कि उन्हें उनकी जॉब से सस्पेंड किया जा रहा है और ये केस भी सीबीआई को ट्रांसफर किया जा रहा है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी डीसीपी भगत से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये केस वो काफ़ी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, तो प्लीज़ उन्हें सस्पेंड ना करें और ये केस भी सीबीआई को ट्रांसफर ना किया जाए। लेकिन डीसीपी भगत इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताते हैं कि ये सारे ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को विर्क पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसी ने डीसीपी भगत को ये सारी न्यूज़ दी थी। और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से उनकी कैप, उनका बेल्ट और उनकी गन ले ली जाती है और उन्हें सस्पेंड कर वहाँ से भेज दिया जाता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 भी खत्म होता है। चलिए अब हम एपिसोड नंबर 5 शुरू करते हैं।
इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हाथीराम की बचपन की लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि हाथीराम अपने पिता के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, लेकिन हाथीराम खाना खाने से मना कर देता है। इस बात पर हाथीराम के पिताजी उसे मारने लगते हैं। ये देखकर हाथीराम पूरा खाना वहां फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। फिर हाथीराम के पिताजी हाथीराम का पीछा करते हैं और हाथीराम का एक कार से एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये देखकर हाथीराम के पिताजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हाथीराम को पकड़कर एक थप्पड़ लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सस्पेंड होने के बाद अपने घर पर आते हैं और अपनी वाइफ को अपनी सस्पेंशन के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने विशाल त्यागी वाले केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है और डीसीपी भगत सीबीआई की चीफ को बताते हैं कि अगर आपको इस केस से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो आप अंसारी से कांटेक्ट कर सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने थाने में सस्पेंड होने के बाद साइन करने के लिए आते हैं। तभी वो देखते हैं कि ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है और वो देखते हैं कि चारों अपराधियों को सीबीआई अपने साथ लेकर जा रही होती है और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी वहीं पर ऑब्जर्व करते हैं कि मैरी लिंगडो एक चाय वाले को देख रही होती है, जो कि अभी नया नया उनके ऑफिस के बाहर आया था, जिसे हमने पिछले एपिसोड में पहली बार देखा था। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने थाने में आते हैं और साइन करने के बाद वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर विर्क मिलता है, तो विर्क को काफी ज्यादा गुस्से में देखते हैं, तो विर्क वहां से डरकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीबीआई वाले केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और वो उन चारों से पूछताछ भी करते हैं कि उन्हें संजीव मेहरा के मर्डर का काम किसने दिया था, लेकिन वो चारों उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सस्पेंड होने के बाद काफी ज्यादा शराब पीने लगे हैं और ना ही उन्होंने अपने घर पर अभी तक अपने सस्पेंशन के बारे में कुछ बताया है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीबीआई की टीम को कहीं से खबर मिलती है कि इन चारों ने एक जगह पर एक फ्लैट लिया था कुछ दिन पहले, जहां पर ये लोग स्टे कर रहे थे। तो सीबीआई वाले जब वहां पर चेकिंग करने जाते हैं तो वहां पर उन्हें काफी सारे हथियार मिलते हैं, जिसमें कि एक AK-47 होती है और काफी सारी गन्स होती हैं। उसके अलावा सीबीआई को वहां पर उन सभी के पासपोर्ट भी मिलते हैं और उन्हीं में एक पासपोर्ट कबीर अहम का भी होता है, जो कि पाकिस्तान का पासपोर्ट था। उसके अलावा हम देखते हैं कि वहां पर कुछ किताबें भी मिलती हैं उर्दू में लिखी हुई, जो कि कबीर अहम के नाम पर थी, और हम देखते हैं कि उन सभी के अंदर कबीर अहम का नाम उर्दू में लिखा हुआ था। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी मुकेश तलरेजा के ऑफिस जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए सस्पेंड होने के बाद, लेकिन वहां पर मुकेश तलरेजा नहीं होता है। मुकेश तलरेजा की अकाउंटेंट इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताती है कि मुकेश तलरेजा भी दुबई गया हुआ है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी ये बात जानने के बाद तुरंत डीसीपी भगत के घर पर जाते हैं और डीसीपी भगत को बताते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन एकदम परफेक्ट चल रही थी और वो सही डायरेक्शन में लीड भी कर रहे थे। और वो डीसीपी भगत को ये भी बताते हैं कि मुकेश तलरेजा इंडिया छोड़कर दुबई जा चुका है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि संजीव मेहरा की वाइफ के पास सीबीआई से कॉल आता है और उन्हें पूछा जाता है कि संजीव मेहरा अभी कहाँ पर है, उनका कॉल अभी नहीं मिल रहा है। तो वो बताती हैं कि संजीव मेहरा अपने ऑफिस में है। तो सीबीआई वाले बोलते हैं कि हमने उनके ऑफिस में कॉल किया है, वो वहाँ पर नहीं है। इस बात पर संजीव मेहरा की वाइफ संजीव मेहरा को कॉल करती है, लेकिन संजीव मेहरा का फोन स्विच ऑफ आता है। फिर उसके बाद वो संजीव मेहरा के दोनों बॉडीगार्ड्स को कॉल करती है, तो वो लोग उसे बताते हैं कि संजीव मेहरा अपनी कलीग सारा मैथ्यू के घर पर है। फिर उसके बाद संजीव मेहरा की वाइफ चेक करने के लिए सारा मैथ्यू के घर पर अपनी गाड़ी लेकर जाती है, तो वो वहाँ पर विंडो से देखती है कि संजीव मेहरा उसे चीट कर रहा है और वो सारा मैथ्यू के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और सारा मैथ्यू के साथ इंटीमेट भी हो रहा है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी शराब पीकर अपने घर पर आते हैं और वो घर पे आकर सो जाते हैं। जब उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि वो खाना खाएंगे या नहीं, तो वो बोलते हैं कि वो खाना थाने के अंदर खाकर आए हैं। उसके बाद उनकी वाइफ उन्हें बताती है कि वो थाने में पहले कभी खाना खाकर नहीं आते थे और उन्हें पता है कि वो सस्पेंड हो चुके हैं, तो वो उनसे कोई बात ना छुपाएं। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का लड़का सिद्धार्थ अपने स्कूल जा रहा होता है। तभी उसे बीच रास्ते में राजू भैया फॉर्च्यूनर लेकर आते हुए दिखते हैं। तो राजू भैया गाड़ी रोककर उससे पूछते हैं कि वो आगरा ताजमहल देखने जा रहे हैं, क्या वो उसके साथ चलना चाहेगा। तो सिद्धार्थ बोलता है कि आज उसका टेस्ट है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा सकता है। और फिर जैसे ही राजू वहां से निकलता है तो तुरंत सिद्धार्थ राजू के रूम पर आता है और राजू के रूम का ताला खोलकर वहां से गन निकाल लेता है, जो कि उसने पहले राजू भैया की अलमारी में रखी हुई देखी थी, और वो गन लेकर वहां से अपने स्कूल चला जाता है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि संजीव मेहरा सीबीआई के ऑफिस में बैठा होता है और सीबीआई वाले संजीव मेहरा को समझा रहे होते हैं कि अब से संजीव मेहरा की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि ये जो हमला था क्रॉस बॉर्डर हमला था, यानी कि पाकिस्तान के अंदर इस हमले की पूरी प्लानिंग की गई थी और कबीर अहम एक पाकिस्तानी एजेंट है जो कि ISI का एजेंट है, वो इस हमले को अंजाम देने वाला था। ये बात सुनकर संजीव मेहरा को पता तो लग जाता है कि ये सब सीबीआई वाले झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सीबीआई वाले उन्हें बताते हैं कि ऑफिशियली वो सबूतों के साथ इस चीज़ को प्रेस के अंदर कुछ दिनों में रिलीज कर देंगे। और संजीव मेहरा भी इस न्यूज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ अपने स्कूल पहुंच चुका है और वो वॉशरूम में जैसे ही अपने हाथ मुंह धोने के लिए जाता है, वहां उसे बाथरूम से किस करने की आवाज़ आती है। तो वो बाथरूम के ऊपर खड़ा होकर जैसे ही देखता है तो वो देखता है कि उसकी क्लास का एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वो ये सब देखकर
वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो दोनों लड़का और लड़की भी उसे देख लेते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ वहाँ से उनको देखकर भाग जाता है। जब वो वहाँ से भागता है तो वो लड़का उसे पकड़ता है और वो लड़का उसे मारने लगता है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। और वो लड़की कहती है कि इसने मेरा वीडियो बनाया है, जबकि सिद्धार्थ कहता है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन वो लोग उसे छोड़ते नहीं है और उसे काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। फिर सिद्धार्थ डर कर अपने बैग से गन निकाल लेता है और गन से उन सभी को डराकर पीछे कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी यमुना घाट पर बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी उनके पास सिद्धार्थ के स्कूल से फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनका लड़का स्कूल में गन लेकर आया है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत सिद्धार्थ के स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में वो एसआई अंसारी को भी कॉल लगाते हैं और उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में समझाते हैं। फिर एसआई अंसारी और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी दोनों मिलकर सिद्धार्थ के स्कूल जाते हैं और वहां जाकर वो सिद्धार्थ की प्रिंसिपल से बात करते हैं और सिद्धार्थ की प्रिंसिपल को समझाते हैं कि अगर ये न्यूज मीडिया में बाहर आई या फिर आपने कोई भी पुलिस कंप्लेंट करी तो फिर आपकी स्कूल की रेपुटेशन ही खराब हो जाएगी। तो प्लीज आप इस बच्चे को लास्ट चांस दे दीजिए। और इस तरह से इस मामले को डील एसआई अंसारी ने किया था। ये सब देखकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी एसआई अंसारी पर काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं और फिर सिद्धार्थ को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद एसआई अंसारी और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सिद्धार्थ को लेकर घर पर आ जाते हैं और फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सिद्धार्थ से पूछते हैं कि उसके पास ये गन कहाँ से आई है। तो सिद्धार्थ कोई भी जवाब नहीं देता है। इस बात पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसे 2-3 थप्पड़ लगा देते हैं और उनकी वाइफ से भी उनकी बहस हो जाती है। फिर उसके बाद में इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सिद्धार्थ को कहते हैं कि तू तो नहीं बताएगा कि ये गन कहाँ से आई है, लेकिन मैं तेरे दोस्तों से जाकर पूछता हूँ और उनकी क्लास लगाता हूँ। फिर जैसे ही इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सिद्धार्थ के दोस्तों के पास जाने लगते हैं तो सिद्धार्थ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसे धक्का मारकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सिद्धार्थ ने अपना सर एक कांच में मार लिया है, जिससे कि सिद्धार्थ के सर में काफी ज्यादा चोट आ गई है। फिर वो सिद्धार्थ को लेकर तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर सिद्धार्थ की मरहम पट्टी करवाते हैं और वो इस मामले को यहीं पर शांत कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि संजीव मेहरा विक्रम कपूर के साथ मीटिंग करता है और उसे बताता है कि वो सिंह का चैनल विक्रम कपूर को एक काफी अच्छे प्राइस में दिलवा देगा और उसके पास एक काफी अच्छी न्यूज है जिसकी वजह से वो चैनल को वापस ग्रो भी कर सकता है और एक काफी अच्छी टीआरपी भी गेन कर सकता है। फिर विक्रम कपूर संजीव मेहरा से कहते हैं कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। इस बात पर संजीव मेहरा उसे कहता है कि उसे इस कंपनी का 10% इक्विटी चाहिए और उसके अलावा वही चैनल का मेन लीड बनकर रहना चाहता है। इस बात पर विक्रम कपूर एग्री कर देता है और उसी शाम संजीव मेहरा न्यूज पर बताते हैं कि उन पर जो हमला होने वाला था वो एक क्रॉस बॉर्डर हमला था और जो ये हमला प्लान किया था वो आईएसआई ने किया था और वो इस हमले से नहीं डरने वाले हैं और वो इसके खिलाफ खड़े भी होंगे। और वो बताते हैं कि सीबीआई भी कुछ दिन में इसकी रिपोर्ट सभी के सामने पेश कर देगी। उसके बाद वहां से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अंसारी से मिलने जाते हैं और अंसारी को बताते हैं कि ना तो उनका बेटा उनसे अच्छे से बात करता है और उनकी बीवी भी उनको चूतिया समझती है क्योंकि वो सस्पेंड हो गए हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सीबीआई की प्रेस रिलीज में जाते हैं जहां पर सीबीआई उन चारों के बारे में जानकारी दे रही होती है। वहीं पर वो सारा मैथ्यू से मिलते हैं जो कि संजीव मेहरा की उस न्यूज से नाखुश थी क्योंकि उसे पता था कि ये हमला कोई क्रॉस बॉर्डर हमला नहीं था, इसे इंडिया में ही प्लान किया गया था। फिर हम देखते हैं कि सीबीआई वाले उन चारों के बारे में जानकारी देते हैं और वो बताते हैं कि कबीर अहम एक मुसलमान है और जो कि पाकिस्तान का एक एजेंट है और वही इस हमले का मास्टरमाइंड भी था। और वो बताते हैं कि कबीर अहम की कुछ किताबें मिली हैं जिन पर उर्दू के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है और वो किताबें भी उर्दू में लिखी हुई हैं। ये देखकर अंसारी बाहर आता है और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को भी बाहर लेकर आता है और उन्हें बताता है कि कबीर अहम उर्दू पढ़ना नहीं जानता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपनी डायरी जिसके अंदर वो सारी रिपोर्ट लिखते हैं उसे भी अंदर भूल कर आ गए हैं और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है। चलिए अब हम एपिसोड नंबर 6 शुरू करते हैं। इस सीज़न के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अंसारी के साथ उसी फ्लैट ओनर से पूछताछ करने जाते हैं जिसने कि सीबीआई को खबर दी थी कि कबीर अहम ने वो फ्लैट अपने नाम पर करवाया था और उसी फ्लैट के अंदर कबीर अहम और उसकी पूरी टीम रुकी थी कुछ दिनों के लिए। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के पास एक कॉल आता है और कॉल करने वाला इंसान इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बुलाता है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी तुरंत अंसारी के साथ बाहर जाने लगते हैं और अंसारी को कहते हैं कि कबीर अहम ने अगर ये फ्लैट अपने नाम करवाया होगा तो इस डीलर के कमरे के अंदर जो कैमरा लग रहा है उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा और डीलर ने उन्हें 12 तारीख की तारीख बताई थी जिस दिन की कबीर अहम ने वो फ्लैट अपने नाम करवाया था। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अंसारी के साथ रेलवे स्टेशन पर उस इंसान से मिलने चले जाते हैं जिसने कि उनको कॉल किया था और वहां पर जाकर वो देखते हैं कि ये तो वही चाय वाला है जो कि कुछ दिन पहले उनके ऑफिस के बाहर चाय वाले की दुकान पर काम करने लगा है। फिर वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताते
बताता है कि मैरी लिंगडो एक बेकसूर है, उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है, और वो बताता है कि मैरी लिंगडो का रियल नाम चीनी है। फिर वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को अपनी और चीनी की बचपन की कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि मैं तो पहले से इस रेलवे स्टेशन पर रहता था, लेकिन चीनी को उसके मामा ने चॉकलेट का लालच देकर चीनी को ट्रेन के अंदर बिठा दिया और वो उसे छोड़कर चला गया। और चीनी ने और उसने अपना बचपन साथ साथ गुजारा है और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताता है कि चीनी को हम लोग माता बनाकर ट्रेन के अंदर घुमाते थे और उसी से जो चंदा इकट्ठा होता था उससे वो लोग अपना गुजारा करते थे। लेकिन एक दिन चीनी को माता बने हुए वहाँ का एक लोकल गुंडा शाकाल देख लेता है और वो चीनी का उस दिन से रेप करने लगता है और चीनी की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन कुछ सालों के बाद कुछ गैंग वाले उसको मार देते हैं और फिर चीनी उससे आज़ाद हो जाता है। और शाकाल अकेले ही चीनी का रेप नहीं करता था, वो कुछ कस्टमर्स को भी लाता था जिनसे कि वो चीनी का रेप करवाता था और उनसे पैसे लेता था। और वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताता है चीनी उससे आज़ाद होने के बाद नाइट स्कूल में पढ़ाई करने लगी थी और चीनी की मुलाकात मुकेश तलरेजा से एक पार्लर के अंदर हुई थी जहां पर चीनी मसाज का काम करती थी। और वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को ये भी बताता है कि चीनी उसे कहती थी कि एक बार वो 5 लाख रुपए कमा ले, उसके बाद वो कोई भी गलत काम नहीं करेगी। और वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो चीनी को कैसे भी करके बचा ले। फिर वहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि चीनी और विशाल त्यागी की पूरी टीम को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ अपने दोस्त राजू भैया से मिलने जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि राजू भैया के बॉस वहाँ पर आए हुए हैं और वो राजू भैया से गन मांगने लगते हैं। लेकिन जब राजू भैया के पास कोई गन नहीं होती है तो वो लोग राजू भैया को पकड़कर मारने लगते हैं और राजू भैया का बॉस राजू भैया के गोटे पकड़ लेता है और राजू को धमकी देता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर वो गन वापस नहीं मिली तो वो उसके गोटे निकाल देगा। और हम देखते हैं कि राजू भैया वहाँ पर गिर जाते हैं। फिर उसके बाद राजू भैया का बॉस वहाँ से चला जाता है। फिर सिद्धार्थ वहाँ से वापस अपने घर पर आता है और अपने पिताजी से कहता है कि वो गन उसे वापस दे दें और फिर वो गन उसने जहाँ से ली है उसे वापस कर देगा। फिर उसके बाद में इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने बेटे सिद्धार्थ से कहते हैं कि या तो वो उसे बता दे कि गन किसने दी है, वरना वो उसे गन वापस नहीं देंगे, और वो उस गन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि संजीव मेहरा की वाइफ डॉली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कोसती है और अपने आप को शीशे के अंदर देखकर सोचती है कि उसके अंदर ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से संजीव मेहरा को उसकी कलीग सारा मैथ्यू के पास जाना पड़ा। और वो संजीव मेहरा के साथ इंटीमेट होने की भी कोशिश करती है, लेकिन संजीव मेहरा उसे सुला देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अंसारी के साथ एक ताले वाले को लेकर उसी डीलर के ऑफिस में जाते हैं जहां पर वो दिन में आए थे और जिसने कहा था कि कबीर रैम ने 12 तारीख को वो फ्लैट अपने नाम पर करवाया था। फिर वो अंदर जाकर सारी सीसीटीवी फुटेजेस चेक करते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी ऐसी फुटेज नहीं मिलती है जिसके अंदर कबीर रैम ने वो फ्लैट अपने नाम पर करवाया था। और यहाँ तक कि वो ऑफिस तो 12 तारीख को बंद भी था। और ये सब देखकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी समझ जाते हैं कि इस केस को कोई ना कोई मैनिपुलेट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर संजीव मेहरा इस न्यूज़ की बदौलत अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा टीआरपी गेन करता है और अपने चैनल को काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करता है। और वहीं पर सारा मैथ्यू उसकी इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि वो जानती है कि ये सारी न्यूज़ फेक है और फिर भी संजीव मेहरा इन सारी न्यूज़ को प्रमोट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि सारा मैथ्यू की दोस्त उसके पास एक कलीग को लेकर आती है और उसे कहती है कि ये हमारा इंटर्न है, इससे आप अपने अंडर काम करवाएं। फिर हम देखते हैं कि सारा मैथ्यू कुछ पुरानी चित्रकूट की न्यूज़ निकालती है जिसके अंदर वो देखती है कि ग्वाला गुजर नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसे कि कुछ सालों पहले काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे हैं और उसे ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बाल कृष्ण वाजपेयी की वजह से मिलने लगे हैं जो कि वहाँ का एमएलए है। और फिर हम देखते हैं कि एसआई अंसारी अपने ऑफिस में आ जाते हैं और वहाँ पर आकर कुछ फाइल्स की फ़ोटो लेने लगते हैं। ये करते हुए उन्हें विर्क देख लेता है तो वो विर्क को कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर विर्क आकर जब देखता है तो वो देखता है कि ये फाइल तो कबीर अहम की है। और फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और एसआई अंसारी कबीर अहम के घर पर जाते हैं और कबीर अहम के पिताजी से मिलते हैं। तो कबीर अहम के पिताजी उन्हें बताते हैं कि वो तो कबीर से काफ़ी सालों से नहीं मिले हैं। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी कबीर अहम के पिताजी से पूछते हैं कि उसके पास एक सर्टिफिकेट मिला था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि उसका खतरा नहीं हुआ है, उसका एक ऑपरेशन हुआ है। ये सुनने के बाद कबीर अहम के पिताजी बताते हैं कि ये सर्टिफिकेट उन्होंने ही बनवाया था कबीर अहम के लिए और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहते जैसा उनके बड़े बेटे के साथ हुआ वैसा उनके छोटे बेटे के साथ भी हो। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी पूछते हैं कि ऐसा आपके बड़े बेटे के साथ क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि हम एक बार ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, वहीं पर हम लोगों ने चिकन की सब्जी निकाल ली तो ये देखकर वहाँ पर एक हिंदू महिला उल्टी करने लगी और वहीं से हिंदुओं की एक रैली भी निकल रही थी। तो उन सभी हिंदुओं को लगा कि हम लोग बीफ खा रहे हैं।
ये सोचकर उन्होंने हम सभी को बाहर निकाला और ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से मारने लगे। और फिर मारते वक्त वो मेरे बड़े बेटे को खींचकर अलग ले गए और उसे चाकू से मार दिया। और तभी से मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरे छोटे बेटे को भी कोई मुसलमान समझकर इसी तरह से ना मार दे। इसीलिए मैंने उसके लिए ये सर्टिफिकेट बनवाया है। और फिर वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से कहते हैं कि जिस बेटे को मैंने मुसलमान तक नहीं बनने दिया उसे आप सभी लोगों ने जिहादी बना दिया, एक आतंकवादी बना दिया। ये सब कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कबीर अहम अपनी जेल के अंदर बैठा होता है और वहीं पर चीनी के बाल काटे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी अपने मुंह पर नकाब लगाकर आता है और अपने हाथ में ब्लेड लेकर आता है और वो उसी ब्लेड से कबीर अहम का गला काट देता है और कबीर की हत्या कर देता है। फिर वहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ अपनी साइकिल की चैन ठीक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर राजू भैया उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि आजा, मैं तुझे कुछ दूर तक घुमा के लाता हूँ। फिर सिद्धार्थ उसे मना कर देता है, लेकिन वो उसे कहता है कि अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर की बात है, तू मेरे साथ आजा, हम दोनों साथ में घूम कर आते हैं। फिर सिद्धार्थ उसके साथ बैठकर घूमने चला जाता है। रास्ते में राजू भैया सिद्धार्थ से पूछते हैं कि उसे सिर पर ये चोट कैसे लगी है, तो सिद्धार्थ बताता है कि उसका क्लास में किसी से झगड़ा हो गया था, इसीलिए उसे चोट लग गई है। फिर हम देखते हैं कि राजू भैया सिद्धार्थ को एक पुल के नीचे ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर उससे पूछते हैं कि बता गन कहाँ पर है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि उसे नहीं पता है कि गन कहाँ है। इस बात को सुनकर राजू भैया उसे मारने लगते हैं और भगा भगा कर वहाँ पर काफ़ी खतरनाक तरीके से मारते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ के मुँह से काफ़ी ज़्यादा खून आने लगा है, तो वो लोग उसे धमकी देते हैं कि या तो वो जल्दी से जल्दी गन लौटा दे वरना वो उसे जान से मार देंगे। फिर जैसे ही इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को ये बात पता लगती है कि उनके बेटे को किसी ने मारा है, तो वो जल्दी से दौड़कर अपने घर पर आते हैं और उनकी वाइफ उन्हें काफ़ी भला बुरा सुनाने लगती है कि तुम अपने बेटे का ख्याल भी नहीं रख सकते। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अंदर आते हैं और अपने बेटे सिद्धार्थ से पूछते हैं कि बेटा तू मुझे बता दे बस कि किसने तुझे मारा है। फिर सिद्धार्थ उन्हें बताता है कि राजू ने मुझे मारा है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी गन को अंदर से निकालते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी की पत्नी उन्हें ज़बरदस्ती रोकने लगती है। इस बात पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार देते हैं और वहाँ से वो राजू के पास चले जाते हैं और राजू को उसके कमरे से निकालकर बहुत गंदे तरीके से मारते हैं और उसे मारते मारते पूछते हैं कि किसके कहने से तूने मेरे बेटे को मारा, तो राजू अपने बॉस का नाम बता देता है। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सिद्धार्थ के साथ राजू के बॉस के घर पर आते हैं और वहाँ पर आकर राजू के बॉस के सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं और वहाँ पर राजू के बॉस के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये पकड़ अपनी गन और मेरे बेटे की तरफ अगर दोबारा आंख उठाकर भी देखा तो तेरी दोनों आंखें निकाल दूंगा। फिर राजू का बॉस इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को धमकी देता है कि वो उन्हें सस्पेंड करा देगा। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसे कहते हैं कि बावड़ी गैंड, तेरा फूफा पहला ही सस्पेंड है। फिर वो वहाँ से सिद्धार्थ को लेकर जाने लगते हैं। तभी राजू वहाँ पर ऑटो में चढ़ने की कोशिश करता है, तो वो राजू को एक खींचकर लात मारते हैं और उसे वहीं पर गिरा देते हैं और सिद्धार्थ के साथ अपने घर पर आ जाते हैं। और सिद्धार्थ की नज़रों में अपने पिताजी की रेस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ये सारी चीज़ें देखकर। उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के पास एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि कबीर अहम की हत्या हो गई है। उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और अंसारी तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि किसी ने कबीर अहम का गला काट कर उसकी हत्या कर दी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो वहाँ पर सारा मैथ्यू से मिलते हैं, जो कि संजीव मेहरा की कलीग होती है। वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को उनकी डायरी वापस लौटाती है, जो कि उन्होंने पिछले एपिसोड में सीबीआई की प्रेस रिलीज में खो दी थी। और वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बालकृष्ण वाजपेयी, जो कि चित्रकूट का एमएलए है, उसके और ग्वाला गुजर के बारे में बताती है कि वो ग्वाला गुजर को काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाता है। और उन्हीं तस्वीरों के अंदर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी राजवीर गुजर को देखते हैं, जो कि विशाल त्यागी का टीचर होता है, जिससे कि वो चित्रकूट में जाकर मिलकर आए थे। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 भी खत्म होता है। चलिए अब हम एपिसोड नंबर 7 शुरू करते हैं। इसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्वाला गुजर एक डॉक्टर को जंगल के अंदर लेकर जा रहा होता है और उसके साथ उसके 2 साथी भी होते हैं। जंगल में ले जाते वक्त डॉक्टर उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी आंखों की पट्टी खोल दी जाए, लेकिन ग्वाला गुजर उसे पट्टी खोलने के लिए मना करता है और उसे जंगल के अंदर एक घर के पास ले जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उस घर के आगे दुनलिया गुजर का बॉडीगार्ड खड़ा होता है और दुनलिया गुजर ग्वाला गुजर का ही भाई है, जो कि एक डकैत है। और हम देखते हैं कि जैसे ही गेट खुलता है तो डॉक्टर उस गेट के आगे प्रणाम करता है। यहीं से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपना बैग पैक कर रहे होते हैं ताकि वो चित्रकूट जा सके और इस इन्वेस्टिगेशन को पूरी कंप्लीट कर सके। वहीं पर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का लड़का उनके बगल में खड़ा होता है और वो अपने पिता को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगा है, क्योंकि उसने देखा है कि उसके पिता काफ़ी खतरनाक है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को अपने कपड़े नहीं मिल रहे होते हैं, तो उनका बेटा उनको उनके कपड़े ला कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को एसआई अंसारी बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए जाते हैं।
जब वो बस स्टैंड पर खड़े होते हैं तो उनके पास विर्क का कॉल आता है और विर्क उन्हें कहता है कि एक सस्पेंडेड ऑफिसर को भी ऑफिस के अंदर डेली साइन करने के लिए आना पड़ता है। तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी बहाना बनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें डेंगू हुआ है, इसीलिए वो ऑफिस में साइन करने के लिए नहीं आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एसआई अंसारी अपनी पुलिस गन निकालकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिएगा। और सीन यहाँ से कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं विशाल त्यागी को, जो कि बैठकर नहा रहा होता है। और जब वो नहा रहा होता है तो वहाँ पर एक कुत्ता दौड़कर आ जाता है। वो कुत्ते को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कैदी होता है जो कि उस कुत्ते को मारने लगता है। ये देखकर विशाल त्यागी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर जाता है और उस कैदी को काफ़ी गंदे तरीके से मारने लगता है। और जब वो उस कैदी को मारता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग उसको बचाने के लिए आते हैं और पुलिस भी आकर विशाल त्यागी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विशाल त्यागी किसी के रोकने से भी नहीं रुक रहा होता है और उस कैदी को काफ़ी गंदे तरीके से मारता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी बस के अंदर बैठकर चित्रकूट जा रहे होते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ विक्रम कपूर ने सिंह का चैनल खरीद लिया होता है, जिसे कि संजीव मेहरा ने उसे दिलवाया था और इसीलिए वो संजीव मेहरा को पार्टी भी देता है और संजीव मेहरा उस पार्टी में आता है और सिंह से भी मिलता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी चित्रकूट पहुंच चुके होते हैं और वहां पर जाने के बाद वो वाजपेयी के काफ़ी सारे पोस्टर देखते हैं, जो कि चित्रकूट का एमएलए होता है। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो बाहर उन्हें एक ऑटो वाला मिलता है, जिसे वो बताते हैं कि वो प्रेस से हैं और कुछ दिन के लिए उनके ऑटो में ही ट्रैवल करेंगे। फिर उसके बाद वो ऑटो वाले के ऑटो में बैठकर राजवीर गुर्जर के स्कूल में चले जाते हैं, जो कि विशाल त्यागी का स्पोर्ट्स का टीचर था, और उससे पूछते हैं कि उसने पहले सच क्यों नहीं बताया कि वो वाजपेयी की सिक्योरिटी के अंदर था और वो पहले एक पुलिस ऑफिसर था। और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो वो दिल्ली से वारंट मंगवा लेंगे और उसे अरेस्ट कर लेंगे। फिर वो कहता है कि सर मैं आपको सब कुछ सच सच बता देता हूँ, और वो बताता है कि पहले मैं वाजपेयी जी की सिक्योरिटी का मेन इंचार्ज था और वाजपेयी जी से मिलने के लिए दुनलिया गुजर, जो कि वहाँ का डकैत था, वो काफ़ी बार आता था और वो भी दुनलिया गुजर के लिए काम करना चाहता था, क्योंकि उसके गांव में दुनलिया गुजर को काफ़ी ज़्यादा पूजा जाता था और वो भी एक गुजर था। तो वो दुनलिया गुजर को देखने के लिए पीछे पीछे चला जाता है और वहाँ जाकर चुपके से दुनलिया गुजर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन दुनलिया गुजर का मेन गार्ड उसे पकड़ लेता है और उसे दुनलिया गुजर के पास ले जाता है और वो दुनलिया गुजर के लिए बाहर रहकर काम करने लगता है और दुनलिया गुजर को पूरी खबर पहुंचाता है कि वाजपेयी जी से मिलने के लिए कौन कौन आता है और कब कब आता है। फिर राजवीर गुर्जर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताता है कि विशाल त्यागी ने अपनी तीनों बहनों के रेप का बदला लेने के लिए अपने ताऊ के तीनों लड़कों को मार दिया था, लेकिन विशाल त्यागी का ताऊ भी विशाल त्यागी को मारना चाहता था क्योंकि वो भी अपने बेटों का बदला लेना चाहता था, लेकिन जो टीचर था वो विशाल त्यागी को बचाना चाहता था, इसीलिए विशाल त्यागी को वहां से लेकर वहां से चला जाता है और वो ग्वाला गुजर के पास जाता है और ग्वाला गुजर से रिक्वेस्ट करता है कि वो विशाल त्यागी को बचा ले और विशाल त्यागी उनके लिए काम करेगा और विशाल त्यागी को मास्टर जी की फौज में शामिल कर ले, यानी कि दुनलिया गुजर की फौज में शामिल कर ले, जो कि चित्रकूट का सबसे बड़ा डकैत है और ग्वाला गुजर का बड़ा भाई भी है। फिर ग्वाला गुजर कहते हैं कि ये तो मास्टर जी तय करेंगे कि इसे फौज में शामिल करना है या नहीं, पहले वो इसकी परीक्षा लेंगे तब तय होगा कि ये फौज में रहने लायक है या नहीं। फिर ग्वाला गुजर उसकी रहने की और खाने की व्यवस्था कर देते हैं और उसे सुरक्षित रख लेते हैं अपने पास, और जहाँ पर ग्वाला गुजर उसे रखवाते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे कुत्ते भी होते हैं जिनसे कि विशाल त्यागी को काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है और वो उनके साथ ही रहना बहुत पसंद भी करता है। और वहीं पर विशाल त्यागी शिव जी की भी काफ़ी अच्छे से पूजा करने लगता है और वो मास्टर जी से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन भी रहता है और पूरी तैयारी में लग जाता है कि वो मास्टर जी से कैसे भी करके मिल ले। और वहीं पर एक बुजुर्ग इंसान भी उसके साथ रहते हैं जो कहते हैं कि जब तू मास्टर जी से मिलेगा तो वो तेरी ऐसी परीक्षा लेंगे, या तो तू उनके हाथों मारा जाएगा या फिर उनका सबसे बड़ा भक्त बन जाएगा। फिर हम देखते हैं कि एक रात जब विशाल त्यागी सो रहा होता है तब पीछे से कोई आता है और विशाल त्यागी को दीवार के सहारे लगाकर उसे पकड़ लेता है और विशाल त्यागी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से मास्टर जी की आवाज़ सुनता है और मास्टर जी उसे कहते हैं कि तू तो मुझसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था, मैंने सुना है ऐसा। फिर विशाल त्यागी कहता है कि मैं आपकी फौज में शामिल होना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लो और अपना भक्त बना लो। फिर हम देखते हैं कि मास्टर जी उसे कहते हैं कि जैसे एकलव्य ने परीक्षा दी थी वैसे तुझे भी परीक्षा देनी होगी, और अगर तू इस परीक्षा में पास हो जाता है तो तू मेरा सबसे बड़ा भक्त बन जाएगा, और अगर तू इसमें फेल हो जाएगा तो तेरी जगह पर तेरा जो ये मास्टर राजवीर गुर्जर है उसे अपना अंगूठा गंवाना होगा। फिर दुनलिया गुर्जर उसे एक हथौड़ा देते हैं और उससे उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगते हैं। फिर विशाल त्यागी उस हथौड़े से अपना अंगूठा काट कर दुनलिया गुर्जर के सामने रख देता है और दुनलिया गुर्जर उसे अपनी फौज में शामिल कर लेता है।
फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद विशाल त्यागी को एक फ़ोटो भेजी जाती है और उसे कहा जाता है कि उसे इस आदमी का मर्डर करना है। फिर विशाल त्यागी उस आदमी की रैकी करने लगता है और उसका पीछा करता है। फिर एक दिन विशाल त्यागी मौका देखकर उस इंसान का हथौड़े से मर्डर कर देता है और यहाँ से विशाल त्यागी का सिलसिला चालू हो जाता है मर्डर करने का। फिर विशाल त्यागी को हर कुछ दिन में एक फ़ोटो भेजी जाती है और वो उस इंसान का मर्डर कर देता है और ऐसे ही करते करते विशाल त्यागी काफ़ी फेमस गैंगस्टर बन जाता है और उसे हथौड़ा त्यागी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब बताने के बाद राजवीर गुजर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से कहता है कि इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं पता है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी ग्वाला गुजर की हवेली पर जाते हैं जहां पर वो अपना डेली दरबार लगाता है और लोगों की समस्याओं को सुनता है और उनका समाधान भी करता है। फिर वहां पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी जाकर पूछते हैं लोगों से कि ये ग्वाला गुजर कब तक आने वाला है। फिर लोग कहते हैं कि अभी थोड़ी देर में ग्वाला भाई आ जाएंगे और उनकी पूरी समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन कुछ देर बाद ग्वाला गुजर के 2 लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आज ग्वाला भाई कोई भी समस्या नहीं सुनने वाले हैं, आज उनको कोई काम है, इसी वजह से वो कहीं पर जा रहे हैं। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद वो अमितोष के स्टूडियो पर जाते हैं और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि अमितोष का स्टूडियो किसी ने तोड़ दिया है और अमितोष को घायल भी कर दिया है। और वहीं पर वो चित्रकूट के एसएचओ से भी मिलते हैं और वो एसएचओ जब इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसे कहते हैं कि वो केस के सिलसिले में कोई पूछताछ करने आए हैं। तो वो एसएचओ इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से कहता है कि ये केस तो सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है, तो फिर वो इसके बारे में पूछताछ करने क्यों आए हैं। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसे कोई बहाना देकर वहां से चले जाते हैं और सीन यहाँ से कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि संजीव मेहरा की वाइफ डॉली ने उनके घर के बाहर रहने वाली पेट डॉग सावित्री को गोद ले लिया है और उसे वो अपने घर के अंदर ही रखने लगी है। तो संजीव मेहरा उसे कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। तो वो कहती है कि अभी सावित्री प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों में बच्चों को जन्म भी देने वाली है और उसे सावित्री की काफी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए उसने सावित्री को गोद लिया है और अब से सावित्री उनके घर के अंदर ही रहेगी। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी ऑटो में बैठे होते हैं और वो ग्वाला गुजर की गाड़ी का पीछा करते हैं और जब वो ग्वाला गुजर की गाड़ी का पीछा करते हैं तो वो देखते हैं कि ग्वाला गुजर अपनी गाड़ी को एक मंदिर पर लेकर गया है और वहां पर वो पंडित जी से बात करता है और किसी का नदी के अंदर पिंडदान भी करता है। ये सब करते हुए इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी ग्वाला गुजर को देख लेते हैं और अपने फूल भी नदी के अंदर वहीं पर प्रवाहित कर देते हैं। ये सब करते हुए ग्वाला गुजर का बॉडीगार्ड इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को देख लेता है कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी ग्वाला गुजर का काफी दिन से पीछा कर रहे हैं और वो आज उनकी हवेली पर भी आए थे। फिर ग्वाला गुजर का बॉडीगार्ड इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का पीछा करने लगता है और जब वो अपनी गन निकालता है तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी ये देखकर वहां से काफी तेजी से दौड़कर भागने लगते हैं और वहां से जाकर एक जगह पर छुप जाते हैं और ग्वाला गुजर का बॉडीगार्ड उन्हें ढूंढकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के पास डीसीपी भगत का फोन आता है और डीसीपी भगत इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को कहते हैं कि आज उनके पास चित्रकूट के एसएचओ का फोन आया था और उनको पता है कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को वार्निंग देते हुए इस केस से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी कहते हैं कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करके रहेंगे और इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 भी खत्म होता है। चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 8 और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बालकृष्ण वाजपेयी चित्रकूट में अपनी एक चुनावी रैली निकाल रहे होते हैं और वहीं पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी आकर आशुतोष रिपोर्टर को ढूंढने लगते हैं। वहीं पर जब आशुतोष रिपोर्टर उनको दिख जाता है तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी आवाज़ लगाकर उसे अपने पास बुलाते हैं। फिर आशुतोष उनके पास आता है और उन्हें आकर कहता है कि वो उनसे कोई भी बात नहीं कर सकता है और आशुतोष वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी ने आशुतोष का आइडेंटिटी कार्ड चुरा लिया है और यहीं से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं संजीव मेहरा की वाइफ डॉली को। वो अपने घर पर आती है और वहाँ पर वो देखती है कि सावित्री को लिवर पेन आ रखा है, यानी कि अब बहुत जल्दी उसके बच्चे होने वाले हैं। ये चीज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सावित्री को कंफर्टेबल करने लगती है। फिर वहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी आशुतोष के चुराए हुए कार्ड को दिखाकर बालकृष्ण वाजपेयी की पार्टी की मीटिंग में घुस जाते हैं और वहीं पर वो एक लेडी कार्यकर्ता को देखते हैं जिसे देखकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को लगता है कि उन्होंने इसे पहले कहीं देखा है। ये सोचकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी ये मीटिंग खत्म होने के बाद एक गार्ड के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बालकृष्ण वाजपेयी जी के पीए गुप्ता जी के बगल में खड़ी हुई वो औरत कौन थी। तो वो गार्ड उन्हें कहता है कि उसे कोई जानकारी नहीं है कि वो औरत कौन थी और वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को वहाँ से निकाल देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उस औरत का पीछा करने लगते हैं और जब वो उसका पीछा करते हैं तो वो एक होटल पर जाकर रुक जाती है और वहाँ पर जाने के बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी भी उसका पीछा करते हुए उस होटल में घुस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो औरत एक लिफ्ट के अंदर जाती है और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी भी उस लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लिफ्ट पूरी फुल होने की वजह से इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसके अंदर नहीं जा पाते हैं। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उस औरत का पीछा करने के लिए सीढ़ियों से काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाते हैं, लेकिन वो औरत वहाँ से तब तक मिस हो जाती है और वो लिफ्ट के अंदर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को नहीं दिखती है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी हताश होकर नीचे आ जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी जब नीचे आकर बैठते हैं तो वो देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर से गुप्ता जी आ रहे हैं, जो कि बालकृष्ण वाजपेयी के पीए हैं, और वो उसी फ्लोर के अंदर एक रूम के अंदर चले जाते हैं। और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उस रूम का रूम नंबर देखकर नीचे रिसेप्शन पर आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें इस होटल के अंदर एक रूम बुक करना है। और फिर वो उस लिस्ट के अंदर देखते हैं कि उस रूम को चंदा मुखर्जी के नाम से बुक किया गया है। और फिर उन्हें याद आता है कि चंदा तो तोप सिंह की गर्लफ्रेंड थी और उसके हाथ में उन्होंने उसका टैटू भी देखा था। और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को याद आता है कि उन्होंने चंदा की तस्वीरें तोप सिंह के फ़ोन के अंदर देखी थी, जो कि उन्होंने पानी के अंदर से रिकवर किया था। और फिर हम देखते हैं कि चंदा गुप्ता जी के साथ इंटीमेट हो रही है और गुप्ता जी उसके साथ इंटीमेट होने के बाद जब वहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी चंदा के कमरे के अंदर आते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं और उसे धमकी देते हैं कि वो दिल्ली पुलिस से हैं, अगर उसने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो उसे वो अभी अरेस्ट करके ले जाएंगे। फिर उसके बाद चंदा उन्हें सब कुछ सच सच बताने लगती है और वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताती है कि तोप सिंह उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाता था। उसे एक जॉब की ज़रूरत थी और तोप सिंह ने उसे जॉब देने के बदले अपनी गर्लफ्रेंड बनाया और उसके साथ काफ़ी बार इंटीमेट भी हुआ। और तोप सिंह एक पागल इंसान था, वो उसका पीछा करते करते उसके घर वेस्ट बंगाल भी आ गया था और वो उसे धमकी देने लगा था कि वो उसी के गेट पर मर जाएगा। इस बात को लेकर चंदा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो उससे कैसे भी करके पीछा छुड़ाना चाहती थी। और उसी टाइम पर चंदा की मुलाकात गुप्ता जी से एक होटल के अंदर होती है, जहाँ पर गुप्ता जी उसे बताते हैं कि वो एक शायर है और चंदा भी उन्हें बताती है कि वो भी एक शायर है और दोनों शायरी लिखते हैं। इस बात को लेकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर चंदा गुप्ता जी को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है और गुप्ता जी चंदा को कहते हैं कि तुम तोप सिंह को एक काम के लिए मना लो, अगर वो इस काम के लिए मान जाता है तो वो तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगा। और ये सारी बात वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बता देती है और ये सारी बातें जानने के बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उस होटल से निकल जाते हैं और वहाँ से निकलते ही तुरंत एसआई अंसारी को फ़ोन करते हैं और एसआई अंसारी से कहते हैं कि वो डीसीपी भगत की कॉल डिटेल्स निकलवाए, क्योंकि उन्हें डीसीपी भगत पर शक है कि वो इस मामले से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और फिर सीन यहाँ से कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉली की डॉग सावित्री ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया है और ये सब डॉली अपने पति को दिखा रही होती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने घर पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके दरवाजे के नीचे से कोई एक पेपर उनके कमरे के अंदर डाल देता है। ये देखकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी तुरंत अपनी गन निकाल लेते हैं और फिर वो उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। और जब वो बाहर आकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये पेपर डालने वाला कोई और नहीं आशुतोष ही है, जो कि चित्रकूट का एक फेमस पत्रकार है। फिर आशुतोष इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताता है कि ग्वाला गुजर भी इस बार चुनाव में खड़ा हो रहा है और वो भी वाजपेयी के अपोजिट। और फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को ये भी बताता है कि ग्वाला गुजर का भाई दुनलिया गुजर तो पॉलिटिक्स के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ था और वो कभी नहीं चाहता था कि उसका भाई ग्वाला गुजर कभी भी पॉलिटिक्स में जाए। और फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को याद आता है कि आज सुबह सुबह जब वो ग्वाला गुजर का पीछा कर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि ग्वाला गुजर नदी के अंदर किसी की अस्थियों को विसर्जित कर रहा था और पंडित जी से पूजा भी करवा रहा था। और फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने कमरे में आते हैं और वो तुरंत उस ऑटो वाले को फ़ोन करते हैं जिसके ऑटो के अंदर वो काफ़ी दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और वो उस ऑटो वाले को कहते हैं कि वो तुरंत उनके पास जल्दी से जल्दी आए। फिर ऑटो वाला वहीं पर कहता है कि ये पत्रकार तो मुझे मरवा के छोड़ेगा कि ये आज सुबह भी ग्वाला गुजर भाई की गाड़ी का पीछा कर रहा था। ये बात वहाँ पर बैठा हुआ एक इंसान सुन लेता है और वहीं पर दूसरी तरफ एसआई अंसारी के पास डीसीपी भगत की कॉल डिटेल्स आ चुकी होती हैं। वो उन कॉल डिटेल्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सीन यहाँ से कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ऑटो वाला इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर सभी मरने वाले लोगों की लिस्ट होती है। और फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी वहाँ से चोरी छुपे उस जगह की दीवार को कूद कर चले जाते हैं और फिर अंदर जाकर वो गेट का ताला भी तोड़ देते हैं और वो उस संग्रहालय के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर सभी की लिस्ट होती है और वहाँ पर जाकर वो गुजरों की लिस्ट निकालते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ एसआई अंसारी डीसीपी भगत की कॉल डिटेल्स को तोप सिंह की कॉल डिटेल्स के साथ मैच करता है और वहीं पर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को एक पेज के अंदर लिखा हुआ मिलता है कि दुनलिया गुजर की डेथ हो चुकी है और उनका अंतिम संस्कार ग्वाला गुजर ने किया है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को लगता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है तो वो उस आदमी को धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं और उसे उसी कमरे के अंदर बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के पास एसआई अंसारी का फ़ोन आता है और एसआई अंसारी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताते हैं कि तोप सिंह की और डीसीपी भगत की कॉल डिटेल्स मैच कर रही हैं। लेकिन तभी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के पास ग्वाला गुजर के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वो उस ऑटो वाले को गोली मार देते हैं और वहाँ से इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को उठाकर ले जाते हैं और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी एसआई अंसारी को कोई जवाब भी नहीं दे पाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9 और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक घर के अंदर बच्चे के जन्म होने की खुशी के अंदर फंक्शन मनाया जा रहा है और वहीं पर पंडित जी बैठे हुए हैं जो कि उस बच्चे के पिताजी को बता रहे होते हैं कि आपके बेटे की कुंडली लाखों में एक है। ऐसा सुनने के बाद बच्चे के पिताजी पंडित जी से पूछते हैं कि ऐसा मेरे बेटे की कुंडली में क्या खास है, तो पंडित जी उसे बताते हैं कि आपके बेटे की कुंडली हिरण्यकश्यप की कुंडली से मैच करती है जो कि एक पुराने ज़माने का काफ़ी खतरनाक राक्षस था
और उसी की तरह आपके बेटे को भी वरदान प्राप्त है कि ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना रात को मार सकता है, ना कोई दोस्त मार सकता है, ना दुश्मन मार सकता है, उसे केवल एक ही इंसान मार सकता है। और जिस बच्चे का जन्म हुआ था वो कोई और नहीं, विशाल त्यागी था। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को किडनैप कर दो लोग कहीं पर ले जा रहे होते हैं और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के फ़ोन पर बार बार SI अंसारी का फ़ोन आ रहा होता है और ये दो लोग कोई और नहीं, ग्वाला गुजर के ही आदमी होते हैं। तो ये लोग इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से पूछते हैं कि ये कौन है जो तुझे बार बार फ़ोन कर रहा है। तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उन दोनों को बताते हैं कि वो पुलिस वाले हैं और जिस इंसान का उनके पास फ़ोन आ रहा है वो भी एक पुलिस ऑफिसर है और उसे पता है कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी मुसीबत में है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी उनके सामने एक ट्रक आ जाता है जिससे किडनैपर्स का ध्यान भटक जाता है और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर स्टीयरिंग को पूरी तरह घुमा देते हैं जिससे गाड़ी खाई में जाकर पलट जाती है। लेकिन इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी ने सीट बेल्ट लगा रखा था, इस वजह से उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आती है और वो गाड़ी से निकलकर वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर एक मेले के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था उन्हें काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट आती है और वो दोनों किडनैपर्स अपने साथियों को फ़ोन करके बता देते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी वहाँ से छूटकर भाग गए हैं और भागकर वो एक मेले के अंदर छुप गए हैं। तो ये बात सुनकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को ढूंढने के लिए उन दोनों किडनैपर्स के साथी भी आ जाते हैं और वो लोग इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को पूरे मेले के अंदर ढूंढने लगते हैं। फिर फाइनली उन्हें एक जगह पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी दिख जाते हैं छुपे हुए। तो वो लोग इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को जैसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं और भागकर सीधा मौत के कुएं के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन किडनैपर्स वहाँ पर भी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। तो उनसे बचने के लिए इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी मौत के कुएं के ऊपर से नीचे कूद जाते हैं और वहाँ पर गिरने के बाद काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। और फिर जैसे ही वो मौत के कुएं से बाहर आते हैं तो वो दोनों किडनैपर्स इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को मारकर घायल कर देते हैं और वहाँ से उठाकर सीधा ग्वाला गुजर की हवेली पर ले जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि ग्वाला गुजर भी खाना खा रहा होता है और उन दोनों किडनैपर्स में से एक किडनैपर गड्ढा खोद रहा होता है जिसके अंदर कि वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को मारकर गाड़ने वाले थे। और तभी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी भी होश में आ जाते हैं और उन लोगों से पानी मांगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्वाला गुजर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को पानी पिला रहा होता है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी जैसे ही कुल्ला करते हैं तो उनके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून आता है और ग्वाला गुजर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से कहते हैं कि तू तो सस्पेंडेड है, फिर भी तू इस केस की तहकीकात करते हुए चित्रकूट तक आ गया और यहाँ पर आकर मेरा ही पीछा करने लगा है। तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी ग्वाला गुजर से कहते हैं कि उन्होंने इस केस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है और उन्हें ये भी पता है कि दुनलिया गुजर की मौत हो चुकी है। ये बात सुनकर ग्वाला गुजर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का गला पकड़ लेता है और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से पूछता है कि उन्हें कैसे पता है कि दुनलिया गुजर की डेथ हो चुकी है। तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसे बताते हैं कि वो घाट पर गए थे और वहाँ पर वो उस संग्रहालय के अंदर भी गए थे जहाँ पर सभी की मौत के बारे में लिखा जाता है और वहीं पर उन्होंने पढ़ा था कि दुनलिया गुजर की डेथ हो चुकी है और दुनलिया गुजर का अंतिम संस्कार भी ग्वाला गुजर ने किया है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमने देखा था कि एक डॉक्टर दुनलिया गुजर को देखने के लिए आया हुआ था जब दुनलिया गुजर बीमार था। तो वहाँ पर वो डॉक्टर रिवील करता है कि दुनलिया गुजर की डेथ हो चुकी है और जैसे ही वो बाहर आता है तो दुनलिया गुजर का बॉडीगार्ड उस डॉक्टर को जान से मार देता है और उस डॉक्टर के मरने के बाद ये बात केवल 4 लोगों को पता थी कि दुनलिया गुजर की डेथ हो चुकी है और वो 4 लोग हैं ग्वाला गुजर और ग्वाला गुजर के दोनों खास बॉडीगार्ड और उनके अलावा दुनलिया गुजर का बॉडीगार्ड। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी ग्वाला गुजर को बताते हैं कि ये बात वाजपेयी को भी पता है कि दुनलिया गुजर की डेथ हो चुकी है और वाजपेयी केवल 2 लोगों से डरता था, एक तो दुनलिया गुजर और दूसरा विशाल त्यागी। तो उसने विशाल त्यागी को अपने रास्ते से हटाने के लिए ग्वाला गुजर के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया दिल्ली के अंदर संजीव मेहरा के मर्डर का और वो चाहता था कि संजीव मेहरा का मर्डर करने के बाद विशाल त्यागी को दिल्ली पुलिस की एक टीम पकड़ ले और दिल्ली पुलिस की वो टीम पूरे टाइम विशाल त्यागी को फॉलो कर रही थी और वो सिर्फ इसी इंतजार में थे कि विशाल त्यागी कब संजीव मेहरा का मर्डर करे और इसी के जुर्म के अंदर वो विशाल त्यागी का एनकाउंटर कर दे। लेकिन विशाल त्यागी किसी कारण से संजीव मेहरा का मर्डर नहीं करता है और अपना प्लान कैंसिल कर देता है और मास्टर जी से बात करने की जिद पकड़ लेता है और दिल्ली छोड़कर वापस चित्रकूट जाने लगता है। लेकिन तभी दिल्ली पुलिस की एक टीम विशाल त्यागी की गाड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लेती है और वो लोग विशाल त्यागी का एनकाउंटर करने वाले ही होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मीडिया आ जाती है, इस वजह से वो विशाल त्यागी का एनकाउंटर भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें विशाल त्यागी को अरेस्ट करना पड़ता है। फिर ग्वाला गुजर सोचता है कि ये बात किसने वाजपेयी को बताई होगी, तो वो अपनी पॉकेट से एक गन निकालता है और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के सिर पर लगा देता है। लेकिन वो गन इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के ऊपर नहीं चलाता है, वो गन अपने एक बॉडीगार्ड पर चला देता है और अपने दूसरे वाले बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे तेरे ऊपर तो पूरा भरोसा है कि तूने किसी को कोई खबर नहीं दी है दुनलिया गुजर की डेथ के बारे में, लेकिन जो ये तेरा छोटा भाई है ये एक धोखेबाज है और इसी ने वाजपेयी को बताया है कि दुनलिया गुजर की डेथ हो चुकी है, इसीलिए मैंने इसे मारा है। फिर हम देखते हैं कि उस मरे हुए बॉडीगार्ड का बड़ा भाई वहीं पर बैठकर रोने लगता है और हमें उस मरे हुए बॉडीगार्ड की लाश दिखाई जाती है और ग्वाला गुजर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को छोड़ देता है
और ग्वाला गुजर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को कुछ देता है और वो कहता है कि ये तुम त्यागी को दे देना, वो सब कुछ समझ जाएगा। उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी वहाँ से जाते जाते ग्वाला गुजर से पूछते हैं कि विशाल त्यागी ने संजीव मेहरा को क्यों नहीं मारा और वो मास्टर जी से क्या बात करना चाहता था। और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी ग्वाला गुजर को एक कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए देखते हैं। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी चित्रकूट से वापस दिल्ली आ जाते हैं और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि संजीव मेहरा अपने चैनल की ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसके ऑफिस में एक पार्टी भी रखी गई है। और संजीव मेहरा अपनी टीम से कहता है कि लास्ट कुछ साल हमारी टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन थे, लेकिन अब हमारी टीम काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है और हमारा चैनल भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और वहीं पर हम देखते हैं कि संजीव मेहरा को उनकी कलीग सारा मैथ्यू रेजिग्नेशन लेटर देती है और वो कहती है कि उसे इस जॉब से क्विट करना है। लेकिन तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी आ जाते हैं और संजीव मेहरा से कहते हैं कि वो संजीव मेहरा को संजीव मेहरा के केस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। फिर वो संजीव मेहरा के ऑफिस में आते हैं और संजीव मेहरा को एक कहानी सुनाने लगते हैं युधिष्ठिर की और कुत्ते की। वो बताते हैं कि युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ स्वर्ग में गया था, लेकिन इंद्रदेव ने जब उस कुत्ते को स्वर्ग में लेने से मना कर दिया तो युधिष्ठिर ने भी स्वर्ग में जाने से मना कर दिया और आप भी एक कुत्ते की वजह से ही स्वर्ग जाते जाते बचे हो। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी संजीव मेहरा को बताते हैं कि जब विशाल त्यागी आपका मर्डर करने के लिए आपके घर पर आया था तब उसने देखा कि आप एक डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो और आपकी वाइफ भी एक डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। और विशाल त्यागी को भी कुत्ते काफ़ी ज़्यादा पसंद थे और उसके गुरुजी ने उसको केवल एक ही चीज़ सिखाई थी कि व्हेन अ डॉग लव्स मैन ही इज़ अ गुड मैन एंड व्हेन अ मैन लव्स डॉग ही इज़ ऑल्सो अ गुड मैन। इसका मतलब ये है कि जब एक कुत्ता इंसान से प्यार करे या इंसान कुत्ते से प्यार करे वो इंसान काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और इसीलिए उसने आपको नहीं मारा। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने घर पर आ जाते हैं और वहाँ पर उनकी वाइफ उनके गले लगकर रोने लगती है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि विशाल त्यागी और उसकी पूरी की पूरी टीम को कोर्ट ले जाया जा रहा होता है और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का सस्पेंशन भी खत्म हो गया होता है। तो विर्क अपने एक कांस्टेबल को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी की पुलिस जीप की चाबी और उनकी गन उन्हें दोनों चीज़ें लौटा दो। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी जाकर डीसीपी भगत से मिलते हैं और डीसीपी भगत इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से कहते हैं कि तुम कोई भी चीज़ किसी को नहीं बताओगे और ना ही ये सच किसी के सामने रिवील करोगे, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस लौटाई गई है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि संजीव मेहरा अपने घर पर आता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसकी वाइफ डॉली पपीज से काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही होती है। तो संजीव मेहरा अपनी वाइफ से थैंक यू बोलता है और यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अंसारी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि चलो जीप में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यू की जगह पर छोड़ दूंगा। और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी एसआई अंसारी को उनके इंटरव्यू की जगह पर छोड़कर वहाँ से सीधा कोर्ट चले जाते हैं जहाँ पर विशाल त्यागी के केस की हियरिंग होने वाली थी। और वहीं पर हम देखते हैं चीनी को, वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है जिसके साथ उसने पूरी रेलवे स्टेशन पर ज़िंदगी काटी होती है। वो अपने उसी दोस्त को बता रही होती है कि वो अपनी सर्जरी करवाने वाली थी और सर्जरी करवाने के लिए ही वो पैसे जोड़ रही थी और सर्जरी करवाने के बाद वो उससे शादी करने वाली थी। और वहीं पर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी एक रुद्राक्ष निकालकर विशाल त्यागी को दे देते हैं। तो विशाल त्यागी समझ जाता है कि उसके गुरुजी की मौत हो चुकी है, यानी कि दुनलिया गुजर की डेथ हो चुकी है। उसके बाद विशाल त्यागी वहाँ पर पुलिस वालों से गन छीन लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसके सामने आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। फिर विशाल त्यागी ये देख लेता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता है, तो उसके बाद वो अपने आप को ही शूट कर लेता है और वहीं पर विशाल त्यागी की मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये वेब सीरीज़ भी यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आपको इस वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमें इन वीडियोज़ को एक्सप्लेन करने के लिए और इन्हें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।